माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th कॉमर्स। देखिए, हम अकाउंटेंसी में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो चैप्टर था, जो कि एनसीईआरटी के बेस्ड था, उसका डिस्कशन हम लोग कर रहे थे। इससे पहले की ऑडियो लेक्चर्स में मैंने आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझाया था, जो भी उसके कॉन्सेप्ट थीम हुआ करते थे और जो कैरेक्टर्स हुआ करते थे, हमने इसे डिस्कशन कर लिया है। फिर उसके बाद हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस की ज़रूरत थी, हमने उसे किए हैं। और कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और आज का हमारा यह जो डिस्कशन है वो है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बीच क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, आज का यह जो हमारा डिस्कशन है वो है डिफरेंस के लिए। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर की। तो जो नेचर की यदि हम बात करें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसका नेचर क्या है? इट इज़ अ लाइक एज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को यहाँ पे बोला गया है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह से है। समझिए ये ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भले ही प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस या कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करती है, लेकिन फिर भी ये कुछ ना कुछ इनकम और एक्सपेंडिचर ज़रूर करती है। तो जो इनकम या एक्सपेंडिचर होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो लगभग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह से हैं। समझिए कैसे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में एक्सपेंस या लॉस को लिखा जाता है, जबकि क्रेडिट साइड में गेन और प्रॉफिट को लिखा जाता है। उसी तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड एक्सपेंडिचर को लिखा जाता है और क्रेडिट साइड में कोई भी गेन हो रहा है या इनकम हो रही है उसे लिखा जा रहा है। तो देखा जाए तो अकाउंटिंग रूल तो सेम हुए कि जो भी एक्सपेंसेस या लॉस उन्हें डेबिट करिए और जो भी इनकम प्रॉफिट है उन्हें क्रेडिट करिए। इस प्रकार से जो नेचर ऑफ अकाउंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह से है। अब हम बात करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्या नेचर है। देखिए, इट इज़ द समरी ऑफ द कैश बुक। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या कहा गया है कि ये समरी है कैश बुक का। देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाने का बेस ही क्या है? कैश बुक। वहाँ से जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में होते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाते समय हमको कैश बुक को ध्यान रखना होता है और कैश बुक का बेसिस क्या है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, उसी को यहीं पर भी फॉलो किया जाता है। कहने का मतलब ये है, जो भी एक्चुअल में कैश रिसीव हुआ है उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है, जबकि जो भी एक्चुअल में कैश पेमेंट हुए हैं उन्हें क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करने होते हैं। अगला जो बेसिस है डिस्टिंक्शन का, देखते हैं नेचर ऑफ आइटम्स। देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली रिवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। कैसे ट्रांजेक्शन? जो कि रिवेन्यू नेचर के हैं, रिवेन्यू नेचर के हैं। ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो कि बार बार होते हैं, कम अमाउंट में होते हैं और जिसका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को चलाने में डेली टू डेली वो रिकरिंग नेचर के होते हैं। तो ऐसे एक्सपेंडिचर रिवेन्यू नेचर के कहलाते हैं। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय ओनली रिवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय हमको दोनों ही नेचर के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना होता है, चाहे वो रिवेन्यू नेचर के हों और चाहे कैपिटल नेचर के हों। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे दोनों ही नेचर के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, रिवेन्यू भी और कैपिटल भी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर आइटम्स रिलेटेड ओनली टू द करेंट पीरियड। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं वो पर्टिकुलर फॉर द ईयर बनाते हैं, किसी एक अकाउंटिंग ईयर के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि वो अकाउंटिंग ईयर कौन सा होगा? करेंट पीरियड का, जो भी अकाउंटिंग ईयर चल रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे केवल वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाएंगे जो कि उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ऑल्सो रिलेटेड टू प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग पीरियड। देखिए,
रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो जब हम बनाते हैं तो वहाँ पे हमको किसी भी अकाउंटिंग ईयर का कोई भी ट्रांजेक्शन यदि इस करंट ईयर में एग्जीक्यूट हुआ है इन टर्म्स ऑफ कैश तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो लास्ट ईयर से रिलेटेड हो या सक्सीडिंग ईयर से रिलेटेड हो या आने वाले सालों के लिए हो और चाहे करंट अकाउंटिंग ईयर के लिए हो। कहने का मतलब ये है यहाँ पे किसी भी पीरियड की जो ट्रांजेक्शन है उन्हें रिकॉर्ड किया जा सकता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में एक्सपेंस और लॉस को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। और जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में जितने भी एक्चुअल में कैश के रिसिप्ट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट साइड में जो कैश रिसिप्ट्स होते हैं उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है, और जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। उस तरीके से आप देखते हैं क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड किया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में जो भी इनकम या गेन्स होते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को जो भी इनकम या गेन होते हैं उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी कैश पेमेंट्स होते हैं ओनली उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। कुल मिला के यहाँ पे कैश पेमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। अब देखिए डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है। तो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम से सीधा मतलब ये है कि ये कैश में होता नहीं है दरअसल, है ना। तो डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है तो इसे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं लिखना है, क्योंकि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बेस क्या है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और नॉन कैश आइटम को वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, ठीक है। और जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड किया जाएगा क्योंकि ये एक्सपेंस और लॉस से रिलेटेड है। देखिए ओपनिंग बैलेंस, देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट चूँकि ये कैश बेसिस से बनाया गया अकाउंटिंग है इसलिए यहाँ पे कैश या बैंक का बैलेंस होना लगभग तय होता है, और इनका ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस जरूर निकलता है। यदि फेवरेबल बैलेंस है ओपनिंग का तो उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, यदि अनफेवरेबल है ओडी के रूप में तो उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। फिर क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस रिसिप्ट, देखिए बैलेंस एट द एंड रिप्रेजेंट्स एक्सेस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर के केस में क्लोजिंग बैलेंस क्या निकलता है। जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे हम अकाउंट्स को क्या करते हैं, टैली करते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई साइड ज़्यादा होगा जबकि दूसरा जो साइड है उसका, कहने का मतलब ये है यदि डेबिट ज़्यादा है और क्रेडिट कम है तो जो भी बैलेंस निकलेंगे वही उसके क्लोजिंग बैलेंस होंगे। और इन जो भी क्लोजिंग बैलेंस आते हैं इन्हें या तो एक्सेस बोला जाता है या सरप्लस बोला जाएगा, ये तो डेफिसिट बोला जाएगा। और इसको सीधा रिलेट किया जाता है जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहाँ पे कैपिटल फंड से ऐड या लेस किया जाता है। यदि सरप्लस बैलेंस है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का तो उसे कैपिटल फंड बनाते समय ऐड करेंगे, और क्या बोलते हैं कि यदि डेफिसिट बैलेंस है तो उसे कैपिटल फंड से माइनस किया जाएगा। जबकि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बैलेंस एट द एंड रिप्रेजेंट्स कैश इन हैंड एट द एंड बैंक बैलेंस फॉर द बैंक। कहने का मतलब ये है चूँकि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होता है इसलिए उसका क्लोजिंग बैलेंस होना लगभग तय होता है, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस को क्रेडिट साइड लिखा जाएगा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे। चलिए अब हम अगला जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करते हैं, बैलेंस शीट के प्रिपरेशन से। देखिए बैलेंस शीट क्या है इसे समझते हैं। बैलेंस शीट एक ऐसा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है या स्टेटमेंट है जिससे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल जो पोजीशन होती है वो शो होती है इन टर्म्स ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी। लायबिलिटी ऑल्सो इंक्लूड्स कैपिटल। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसे है या फाइनेंशियली वो कितनी स्ट्रांग है या वीक है उसे चेक करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट को देखना होता है। बैलेंस शीट में एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दो प्रकार के फॉर्मेट होते हैं, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड। देखिए लायबिलिटी साइड सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। कहने का मतलब ये इसका फॉर्मेट ये है कि बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डे को बनाया जाता है और बैलेंस शीट का
जो लेफ्ट साइड होगा वो लायबिलिटी का होगा और जो राइट साइड है वो एसेट्स का होगा। फिर आगे जब भी आएगा इसके क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे। अभी देखते हैं इसकी थ्योरी क्या दे रखी है। देखिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं फॉर असरटेनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, मैंने पहले ही बता रखा है कि ये जो बैलेंस शीट है इससे क्या पता चलता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन अभी है क्या। ठीक है, उसके बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। तो देखते हैं इसके बारे में और क्या दिया गया है। तो पहला चीज़ क्या निकल रहा है यहाँ पे से इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे से जो इन्फॉर्मेशन निकल रहा है वो है फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर। द प्रिपरेशन ऑफ देयर बैलेंस शीट इज ऑन द सेम पैटर्न एज दैट ऑफ द बिजनेस एंटिटीज। कहने का मतलब ये है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेम उसी पैटर्न से या उसी तरीके से बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है जिस तरीके से एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रिपेयर करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बैलेंस शीट दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों के लिए सेम कॉन्सेप्ट पे या सेम फॉर्मेट पे बनाया जाता है। इट शोज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एज एट द एंड ऑफ द ईयर। देखिए, बैलेंस शीट क्या शो करता है, ये एसेट और लायबिलिटी शो करता है। क्या बताता है, एसेट और लायबिलिटी कब, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर के लास्ट डे पे ये उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की जो भी एसेट्स या लायबिलिटीज है उसे शो करता है। एसेट्स आर शोन ऑन द राइट हैंड साइड एंड द लायबिलिटीज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इसे मैंने आपको पहले ही बता रखा है। However, there will be a capital fund or general fund in place of the capital, and the surplus on deficit as per income and expenditure account shall be added to deducted to this fund। देखिए, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो फॉर्मेट है स्पेसिफिकली ये बता रहा है कि लेफ्ट साइड में लायबिलिटी रिकॉर्ड होंगी जबकि राइट साइड में एसेट्स। अब देखिए, अकाउंटिंग जो इक्वेशन है आप लोग 11th में पढ़े होंगे, तो एसेट इज इक्वल टू क्या होता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और बैलेंस शीट का फॉर्मेट है क्या, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब यहाँ पे बात आता है, चूंकि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल खुद की होती है ऑनर्स की, तो वो कैपिटल लिखा होता है। लेकिन यहाँ पे जो कैपिटल है ये किसी पर्टिकुलर पर्सन की तो है नहीं, उस ऑर्गेनाइजेशन की, ये उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल होती है। तो जो कैपिटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की होती है उसे प्लेन कैपिटल नहीं लिखा जाता है, उसे कैपिटल फंड कहा जाता है। तो लायबिलिटी साइड सबसे पहले कैपिटल फंड रिकॉर्ड किया जाएगा और उस कैपिटल फंड में यदि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय कोई सरप्लस बैलेंस आ रहा है तो उसे यहाँ पे ऐड किया जाएगा, और यदि कोई डेफिसिट बैलेंस आ रहा है जो कि लॉस को रिप्रेजेंट करता है उससे कैपिटल फंड को बैलेंस शीट बनाते समय कैपिटल फंड से माइनस किया जाता है उस डेफिसिट को। ठीक है। इट इज ऑल्सो अ कॉमन प्रैक्टिस टू एड सम ऑफ द कैपिटलाइज्ड आइटम लाइक लेगेसीज, एंट्रेंस फीस एंड लाइफ मेंबरशिप फीस डायरेक्टली इन द कैपिटल फंड। और देखिए, कुछ जगह पे क्या होता है, कैपिटल फंड में लेगेसीज जो कि उत्तराधिकार होता है, एंट्रेंस फीस कुछ जो एंट्रेंस फीस मेंबर से मिलती है, और लाइफ मेंबरशिप फीस है कुछ जगहों पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन्हें भी कैपिटल फंड में ऐड करती है। ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की प्रैक्टिस पे कि वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करते समय उन्हें कैपिटल में ऐड करके दिखाते हैं या सेपरेट लायबिलिटी में शो करते हैं। ठीक है। Besides the capital or general fund, there may be other funds created for specific purpose or to meet the requirements of the contributors, donors, such as building fund, sports fund, etc. Such funds are shown separately in the liability side of the balance sheet. देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, एक अलग से फंड बना के चलते हैं। ये जो फंड होता है वो कैपिटल फंड या जनरल फंड जो भी होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, उसके अलावा होता है।
देखिए ये जो स्पेसिफिक फंड होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, और कोई क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट परचेस करना है, या कोई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कराना है तो उसके लिए कुछ फंड क्रिएट करते हैं। तो देखिए इस टाइप के जो स्पेसिफिक फंड होते हैं, इन फंड को अलग से लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है, इन्हें कैपिटल में ऐड नहीं किया जाता है। और इन फंड से रिलेटेड जो भी रेवेन्यू मिलती हैं या रिसिप्ट्स आते हैं, उस रिसिप्ट्स को कैपिटलाइज्ड किया जाता है और उन्हें इस पर्टिकुलर फंड में रिकॉर्ड किया जाता है। देखिए यहाँ पे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को मैं आपको समझा रहा हूँ। ये जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ वर्ड कैपिटलाइज्ड, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। तो देखिए जैसे कई बार क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि एंट्रेंस फीस का 50% जो है या डोनेशन का 50% उन्हें कैपिटलाइज किया जाएगा। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए 10,000 रुपये क्या मिल रहे हैं, 10,000 रुपीज़ क्या हो रहे हैं, एंट्रेंस फीस के रूप में आ रहे हैं। इस 10,000 का 50% क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि इन्हें कैपिटलाइज किया जाएगा। कैपिटलाइज करने का मतलब ये है कि 50% का जो हिस्सा है वो रेवेन्यू माना जाएगा और उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि जो 50% का जो रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है उसे कैपिटल में रिकॉर्ड किया जाएगा। कैपिटल में रिकॉर्ड किया जाएगा मतलब जो लायबिलिटी बनाएंगे उसमें कैपिटल फंड में ऐड नहीं करना है, जो सेपरेट फंड अलग से बना है उसमें उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल रिसिप्ट 10,000 की है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय 5,000 ही रिकॉर्ड होगा। कहाँ पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जबकि जो 5,000 रुपये का जो बैलेंस है जिसे कैपिटलाइज किया गया है उसे अलग से उस पर्टिकुलर फंड के रूप में शो करेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। Sometimes it becomes necessary to prepare balance sheet as at the beginning of the year in order to find out the opening balance of the capital और general fund। देखिए कुछ जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो जो जैसे जैसे क्वेश्चन के लेवल बढ़ते जाएंगे वैसे ही आपके सामने ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको 2 ईयर की बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी होगी। कहने का मतलब ये क्या है, 2 साल की बैलेंस शीट का क्या मतलब होता है। देखिए कई बार क्या होता है, हम जो क्वेश्चन दिया रहेगा उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में हमसे कहा जाएगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाइए, और आपको ओपनिंग बैलेंस कैपिटल फंड का जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपको पता नहीं होगा। तो चूंकि बैलेंस शीट बनाते समय आपको कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप उसे नहीं जानेंगे तो आपका बैलेंस शीट जो है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के बेस पे टैली नहीं होगा, चूंकि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। इसलिए ओपनिंग कैपिटल फंड यदि गिवन नहीं है तो लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन के बेस पे लास्ट ईयर का पर्टिकुलर बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है, जहां पे एसेट को एसेट साइड लिखा जाता है और जो भी ट्रांजैक्शन लायबिलिटी है उन्हें लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड किया जाता है, जहां पे एसेट्स का एक्सेस गिवन होता है जबकि लायबिलिटी का डेफिसिट गिवन रहता है। तो जो बैलेंस निकलता है टोटल करने से लायबिलिटी साइड डेफिसिट के रूप में एक क्लोजिंग बैलेंस निकलता है, वही बैलेंस उस साल का पर्टिकुलर कैपिटल फंड कहलाता है। और उसी कैपिटल फंड के बेस पे करंट ईयर की जो बैलेंस शीट है उसे प्रिपेयर की जाती है। तो इस प्रकार कहा जाता है कि कई बार क्या होते हैं कि आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर ओपनिंग कैपिटल फाइंड किया जाता है। अब देखिए प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से बैलेंस शीट प्रिपेयर किए जाते हैं। देखिए पहली बात तो ये है, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को एग्जीक्यूट करती हैं। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि हर ट्रांजेक्शन का 2 इफेक्ट होता है, और जो ट्रांजेक्शन नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन होंगे उनका डबल इफेक्ट होगा। तो उसे ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्या प्रोसीजर है। देखिए सबसे पहले टेक द कैपिटल फंड या जनरल फंड एज पर द ओपनिंग बैलेंस शीट एंड एड सरप्लस फ्रॉम द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फर्दर एड इंट्रेंस फीस, लेगेसीज, लाइफ मेंबरशिप फीस एक्सेट्रा रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। देखिए सबसे पहला जो स्टेप बता रहा है ये लायबिलिटी साइड को फोकस कर रहा है। कहने का मतलब ये है, ये बोल रहा है कि पहले आप लायबिलिटी साइड बनाइए,
तो देखिए लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जो भी कैपिटल फंड रहेगा। अब ये कैपिटल फंड आपको कहाँ गिवन रहेगा, आपको जो क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन रहेगी, ठीक है, उससे पता चलेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब ये होता है जिस हम अकाउंटिंग ईयर की बात कर रहे हैं उससे पिछले साल, ये लास्ट ईयर की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे लिए ओपनिंग कहलाती है इस साल के लिए। तो आपको जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट गिवन रहेगी वहाँ से आपको ओपनिंग कैपिटल लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको कैपिटल फंड लेना है लास्ट ईयर के ओपनिंग बैलेंस शीट से, और इस साल जो करंट अकाउंटिंग ईयर है जिसमें आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर कर रहे हो, यदि इससे कोई सरप्लस बैलेंस आता है तो उस बैलेंस को उस कैपिटल फंड में ऐड करना है, और यदि इनकम एंड एक्सपेंडिचर से डेफिसिट बैलेंस आ रहा है, मतलब लॉस आ रहा है, तो उसे कैपिटल फंड से माइनस करना होगा। उसी तरीके से यदि कोई एंट्रेंस फीस जिसे कैपिटलाइज किया गया है, चूंकि यदि ये रेवेन्यू होता तो इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर दिया गया होता, ठीक है। हो सकता है कुछ पोर्शन यहाँ पे कैपिटलाइज किया गया हो, इसलिए एंट्रेंस फीस यहाँ पे गिवन है, और यदि कैपिटलाइज वर्ड नहीं दिया है तो इसे आप ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम में लिखेंगे। फिर लेगेसीज, ध्यान रखना है लेगेसीज को आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करना है। लाइफ मेंबरशिप फीस को भी आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। मैं एक बात आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि लाइफ मेंबरशिप फीस सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड पॉइंट है इस टॉपिक का, क्योंकि कई सारे बुक्स में, कई सारे सजेस्टेड आंसर में लाइफ मेंबरशिप फीसेस को कई बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी रिकॉर्ड किया गया है, और कई बार अब सीधे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया गया है। स्टेट बोर्ड, सीजी बोर्ड वालों के क्वेश्चन में इसे जनरली क्या बोलते हैं कि रेवेन्यू के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, जो कि इस साल रिसीव हुए हैं। अब बात करते हैं सेकंड क्या करना है, टेक ऑल द फिक्स एसेट्स विथ एडिशंस आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एंड शो देम ऑन द एसेट साइड। कहने का मतलब ये है, देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट में जो फिक्स एसेट्स दिए थे, ठीक है, उन्हें ध्यान रखते हुए जो भी इस करंट अकाउंटिंग ईयर में जो भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुए, कहने का मतलब ये है जो आपको बैलेंस शीट में जो एसेट्स गिवन थे, यदि उन एसेट्स में कोई है ना, कोई सेल या परचेस हुआ है इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में, तो उसे आपको नेट ऑफ करके दिखाना होगा। कहने का मतलब ये है, मान लेते हैं क्या बोलते हैं, बिल्डिंग जो थी 5 लाख रुपए की थी लास्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस शीट में, इस साल क्या हुआ है कि 2 लाख रुपए की बिल्डिंग जो है सेल हो गई है, तो अब बचा कितना, 3 लाख रुपए। तो ये जो 3 लाख रुपए का जो क्लोजिंग बैलेंस है इस अकाउंटिंग ईयर के लिए, उसे आपको शो करना है। फिर थर्ड जो स्टेप है, कंपेयर आइटम्स ऑन द रिसिप्ट साइड ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स विथ इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दिस इज टू असर्टेन द अमाउंट्स ऑफ सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट येट रिसिप्ट, इनकम्स received in advance, sale of fixed assets made during the year, items to be capitalized, etc. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे गिवन है। ये जो थर्ड पॉइंट है इसे आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। ये जो थर्ड पॉइंट है ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन है यहाँ पे। चलिए हम इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। देखिए ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है, इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बहुत ध्यान से देखते हुए, कहने का मतलब ये जैसे ही आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर कर लेते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेस पे, फिर उसके बाद आप बैलेंस शीट बनाने जाते हैं, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि चूँकि कैश रिसीप्ट एंड पेमेंट का जो बेस था वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग था, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो बेसिस था वो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग था। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ इन्फॉर्मेशन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन नहीं होंगी, जैसे कि आउटस्टैंडिंग, ठीक है, और एक्रूड, ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे गिवन नहीं होंगी। जबकि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे गिवन होगी, जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर किए होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे एडजस्टमेंट है ना जो कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन नहीं थे, लेकिन वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में गिवन है, और जो कि पर्टिकुलर उसी अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है,
तो उन्हें भी कंसीडर करना होगा। कहाँ पे? बैलेंस शीट बनाते समय। कहने का सीधा मतलब ये है, यदि इस पॉइंट को मैं एकदम सिंपली समझाऊं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको जो क्वेश्चन गिवन रहेगा उसके नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन रहेगा, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन रहता है उसका दो इफेक्ट होता है। पहला इफेक्ट आपका या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा। कहने का मतलब ये है कि उसका जो पहला इफेक्ट है वो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, जबकि आपको दूसरा इफेक्ट कहाँ पे ध्यान रखना है? बैलेंस शीट में। जैसे मानिए, जैसे कि सैलरी देना था 20,000 लेकिन सैलरी गिवन है कितना? 15,000। तो ये जो 15,000 की जो सैलरी पेड है ये आपको रिसीट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड दिख रहा है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको क्या करना है? सैलरी पेड 15,000 प्लस आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर 5,000 करके 20,000 आपको क्या करना है? पे करना है। तो 20,000 आपको क्या करना है? टोटल दिखाना है। लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो इन्फॉर्मेशन नीचे गिवन था उसमें सैलरी जो था 5,000 आउटस्टैंडिंग था, अनपेड था। तो पहला इफेक्ट हमने कहाँ ले लिया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड की सैलरी पे हुआ है 15,000 प्लस कर दिया गया आउटस्टैंडिंग 5,000। तो कहने का मतलब ये टोटल 20,000 हमने जो सैलरी होनी चाहिए थी उसे हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर लिया है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि उस एडिशनल इंफॉर्मेशन का हमने सिर्फ एक ही इफेक्ट लिया है। कहाँ पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लेकिन इसका जो दूसरा इफेक्ट है वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जाएगा। कौन सा अमाउंट जाएगा? जो अमाउंट पे हुआ है ना वो नहीं जाएगा, जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उस फॉर द ईयर के लिए। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी थी? 5,000 है ना। तो ये सैलरी जो है आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का सीधा मतलब होता है अनपेड। तो जो भी एक्सपेंसेस, चूंकि सैलरी एक्सपेंस है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो जो भी आउटस्टैंडिंग यदि एक्सपेंस होता है वो लायबिलिटी क्रिएट करता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसलिए ये आउटस्टैंडिंग सैलरी जो 5,000 रुपीज़ की है इसे रिकॉर्ड किया जाएगा लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी के रूप में। तो कहने का सीधा मतलब मेरा ये था कि जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन रहता है उसका दो इफेक्ट रहता है। इस इफेक्ट को आपको ध्यान रखना है। आपसे गलती कहाँ पे हो सकती है कि आप एक इफेक्ट तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख लेते हैं, लेकिन इसका दूसरा इफेक्ट पर्टिकुलरली एसेट या लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में नहीं लिखते हैं। इस वजह से आपका जो बैलेंस शीट है वो टैली नहीं होता। तो इसे विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट में क्या दिया गया है। सिमिलरली कंपेयर आइटम्स ऑन द पेमेंट साइड ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट विथ एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दिस इज टू असर्टेन द अमाउंट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, स्टॉक ऑफ consumable items like stationery in hand, closing balance of cash in hand and cash at बैंक। देखिए, चलिए अब इस बात को समझते हैं। सेम उसी तरीके से इससे पहले जो स्टेप 3 में दिया गया था वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट थे वो रिसिप्ट से रिलेटेड थे। मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट के जो रिसिप्ट साइड का जो ट्रांजेक्शन था उसे हम किससे कंपेयर करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम से। अब यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे ये बोला गया है कि जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का पेमेंट साइड है उसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक्सपेंडिचर साइड प्रिपेयर करना है। फिर वही वाला कॉन्सेप्ट लगता है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का बेसिस क्या था? कैश बेसिस। और यहाँ पे आपको जो पेमेंट साइड प्रिपेयर करना है वो एक्रूअल बेसिस पे करना है। तो यहाँ पर भी क्या होंगे? कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन नीचे गिवन होंगे, आउटस्टैंडिंग या एडवांस या प्रीपेड या सेल और परचेस ऑफ फिक्स एसेट से रिलेटेड होंगे। तो उनको भी आपको क्या करना है? उनका दो इफेक्ट आपको कंसीडर करना होगा। पहला जो इफेक्ट है वो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के पेमेंट साइड एक्सपेंडिचर साइड रिकॉर्ड करना है, जबकि इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे लिखना है? बैलेंस शीट में। ठीक है, ओके। इसका मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। इसका एग्जांपल तो मैंने पहले ही दे रखा है ना। और देखते हैं आगे क्या करना है। आगे जब हम क्वेश्चन इसके प्रिपेयर करेंगे तो चीज़ें और बेहतर समझ में आएंगी।
चलिए शॉर्ट में एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि बैलेंस शीट प्रिपेयर करते समय कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट को बनता है, तो उस इसलिए यहाँ पे बैलेंस शीट एज ऑन लिखा जाएगा जो भी डेट होगा, ठीक है। और इसका फॉर्मेट आपके सामने है, लायबिलिटी अमाउंट और एसेट्स और अमाउंट। देखिए लायबिलिटी साइड में यहाँ पे आपको कैपिटल फंड दिख रहा है, ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है। कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस आपको लास्ट ईयर का जो कैपिटल फंड गिवन है वहाँ से पता चल जाएगा, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से। और यदि लास्ट ईयर की बैलेंस शीट गिवन नहीं है तो आपको प्रिपेयर करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसमें ऐड करना है सरप्लस। कहने का मतलब ये सरप्लस क्या है, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है तो उससे यदि फेवरेबल बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस इनकम का ज़्यादा होता है और एक्सपेंडिचर का कम होता है तो वही सरप्लस कहलाता है। उस सरप्लस को यहाँ पे ऐड करना है। और यदि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम कम है तो वो जो बैलेंस डिफरेंस के रूप में आ रहा है वो डेफिसिट को शो करेगा, मतलब कमी को या लॉस को शो करेगा। तो उसे यहाँ पे माइनस करना है, डिडक्ट करना है कैपिटल फंड से। फिर उसके बाद क्या करना है, ऐड करना है कैपिटलाइज्ड इनकम ऑफ द करेंट ईयर ऑन अकाउंट ऑफ। कहने का मतलब ये है इनकम का कुछ पार्ट यदि कैपिटलाइज किया गया है करंट ईयर में तो उसे यहाँ पर भी लिखा जाएगा। जैसे लेगेसीज, एंट्रेंस फीस का कुछ पैसा हो सकता है या लेगेसीज का कुछ पैसा हो सकता है कि कैपिटलाइज किया गया हो या कंप्लीट कैपिटलाइज्ड हो रहा है तो डायरेक्टली यहाँ पे लिखा हो जाएगा। यदि पार्शियल हो रहा है तो इसका दो इफेक्ट आएगा, रेवेन्यू साइड में इनकम साइड भी आएगा और यहाँ भी आएगा। और यदि कंप्लीट कैपिटलाइजेशन हो रहा है, फुल कैपिटलाइजेशन हो रहा है तो इसे डायरेक्टली यही रिकॉर्ड करेंगे। तो लेगेसीज, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस और क्लोजिंग बैलेंस ये सब इन्हें यहाँ पे रिकॉर्ड करने होंगे। यदि किसी प्रकार कोई स्पेशल फंड है जैसे कि डोनेशन वगैरह के लिए तो उन्हें भी यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए क्रेडिटर फॉर परचेस और बैंक का ओवरड्राफ्ट यदि कोई भी लायबिलिटी हो रही है। अब क्रेडिटर फॉर परचेस का मतलब क्रेडिटर ही होता है। और बैंक ओवरड्राफ्ट यदि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने बैंक से ओडी कर रखी है तो एक प्रकार से लायबिलिटी क्रिएट हुई है, इसलिए उसे यहाँ पे डेबिट साइड लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में कोई भी एक्सपेंसेस जो कि करंट ईयर अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है जिसका पेमेंट नहीं हो पाया है लेकिन हमने उसे रिकॉर्ड किया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो जो पोर्शन यदि एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग है तो उसे यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। और कोई भी इनकम यदि रिसीव हुई है एडवांस में तो उन्हें यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। अब बात करते हैं एसेट साइड में, तो जो भी लास्ट ईयर का जो बैलेंस शीट गिवन रहेगा उसे ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे ऐड और लेस करना है। यदि एसेट्स परचेस हुए हैं तो ऐड करना है, यदि एसेट्स सेल हुए हैं तो उन्हें लेस करके उनका जो क्लोजिंग नेट बैलेंस है वो शो करना है यहाँ पे। फिर स्टॉक ऑफ कंज्यूमर आइटम, देखिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है अकाउंटिंग ईयर में वो कुछ कंज्यूमेबल आइटम्स परचेस करती हैं तो उनका स्टॉक यहाँ पे लिखना है। अब वो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे तो उसके लिए दिख रहा है कि जो भी ओपनिंग स्टॉक गिवन रहेगा कंज्यूमेबल का उसमें परचेस को ऐड करेंगे जो इस करंट अकाउंटिंग ईयर में परचेस किया गया है और उससे माइनस किया जाएगा वैल्यू कंज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड। जितनी वैल्यू का जो स्टॉक कंज्यूम हो गया है तो जो भी बचेगा वो स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल होगा तो वो वैल्यू यहाँ पे रिकॉर्ड की जाएंगी। और क्लोजिंग बैलेंस आपका कैश बैंक का गिवन है। और देखिए एसेट साइड में यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब वो इनकम जो कि रिसीवेबल है, जो मिलने वाले हैं वो हमारे लिए क्या है एसेट्स हैं, इसलिए इसको यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। और प्रीपेड एक्सपेंस मतलब ऐसे एक्सपेंस जिसका पेमेंट हमने पहले से ही कर रखा है तो वो हमारे लिए एसेट क्रिएट करेंगे तो उन्हें यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। इस तरीके से ये प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट का जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग कंप्लीट होता है। और आप लोग प्रैक्टिस करिए घर पे, कोई डाउट यदि होता तो आप पूछिए उससे, ठीक है। तो आज के लिए ये डिस्कशन यहीं तक था। आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। यदि कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे व्हाट्सएप में या कॉल के थ्रू अपने जो भी प्रॉब्लम है आप क्लियर कर सकते हैं। देखिए अब अगला डिस्कशन हमारा क्या होने जा रहा है। अब अगला जो डिस्कशन होगा उसमें मैं कुछ आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके
यह समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, इसी एनसीईआरटी पैटर्न से या एनसीईआरटी बुक से जो मुझे मेरे पास पीडीएफ के रूप में अवेलेबल है। ठीक है, तो आज के लिए क्लास बस इतना ही। आप प्रिपेयर करिए घर पे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।